प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। यमुना की सफाई को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने किया निरीक्षण, विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, यमुना में गिरने वाले सभी 22 बड़े नालों में से गाद निकालने का चल रहा काम। यूपी से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर साधा निशाना, याद दिलाई सपा सरकार की नाकामी। कहा, सपा ने किसी भी जाति का नहीं समझा दुख, केवल अपनी जाति को दी प्राथमिकता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का आया बयान। कहा, राम मंदिर में होगा विस्तार, कई मूर्तियों की होगी प्राण प्रतिष्ठा। अध्यक्ष, तृतीया के दिन राम दरबार की मूर्तियां प्रथम तल पर गर्भगृह में करेंगे प्रवेश। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में आए अखिल भारतीय मुस्लिम जमानत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी बोले, वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही है। पंजाब हरियाणा में मिलेगी गर्मी से राहत, कुछ इलाकों में जताई गई बारिश की संभावना। पंजाब के पश्चिमी हिस्से में और हरियाणा के उत्तरी हिस्से में भी गर्मी से मिलेगी राहत। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां पर कुछ दबंगों ने एक दलित पीड़िता के मकान पर आग लगा दी। बता दें कि दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया, जिसको लेकर पीड़िता पुलिस से न्याय की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा। वहीं पीड़िता ने पुलिस पर पैसे लेकर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं तुषांत किशन मौजूद हैं पर गोंडा में। आज आपको एक ऐसी पीड़िता की दास्तान सुनाते हैं जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी, हम बात कर रहे हैं जनपद गोंडा के दत्तनगर विसेन में 2 मार्च को सरिता गौतम नाम की युवती है जो अपने मकान में रह रही थी, जिससे दबंगों से 5 बजे के समय कुछ लूज टॉक होता है, बातों से जो है बहसबाजी होती है, जिसके बाद दबंग इतने प्रबल हैं कि इनका जो है झोपड़पट्टी घास फूस का इनका रहने का जीवन यापन करने का साधन था, उसको फूंक देते, जिसमें इनके कपड़े, इनके राशन सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। अब जब बात आती है जांच और न्यायपालिका की, तो उसमें घूम फिर के इनकी चप्पल की जो है एड़ियाँ तक घिस जाती है, चप्पलें घिस जाती है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिलता है। जहाँ एक तरफ सूबे की सरकार लगातार मिशन शक्ति और महिला सशक्तिकरण का दावा करती है, जो कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा का दम भरती है, ताकि जनपद गोंडा की जो है सुरक्षा व्यवस्था, जो कानून है, उसका दम निकालने पर क्यों लगा हुआ है। जी हाँ, जनपद गोंडा में मेरे साथ मौजूद है सरिता गौतम, इनसे हम बात करेंगे 2 मार्च की घटना क्या हुई थी, कैसे हुई थी, और आज लगभग 1 माह से भी ऊपर हो चुके हैं और इनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। क्या ऐसी वजह तक न्याय नहीं मिल पाया? क्या दबंग के रसूख इतने मजबूत हैं कि लाचार प्रशासन उनके सामने घुटने टेक दे रहा है, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़े प्रशासन के न्यायपालिका को कार्यशैली के कटघरे में खड़ा करता है? आप मेरे साथ मौजूद हैं सरिता गौतम जी, ये बताइए क्या घटना हुई है और कहाँ कहाँ अभी तक आप गई हैं? बात ये है कि जिस ज़मीन पर मैं निवास कर रही थी, वहाँ पर मेरी 2 पीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, तीसरी मेरी चल रही थी। बबलू सिंह और जितने भी फैमिली वाले थे रोज़ मुझे भगाने की धमकी दे रहे थे, कहते थे यहाँ से जला देंगे, तुम्हारा छप्पर जला देंगे। 2 मार्च को जब मैं जॉब से आई, बीटू में साफ़ सफाई का काम करती थी, वहाँ से आई तो ये लोग गाली गुप्ताली बक रहे थे। तो मैंने उनको समझाया कि मैं घर पे नहीं रहती हूँ, तो मुझसे बात कर झगड़ा मत करो। नहीं तो आपके पुरानी रंजिश से क्या हुआ? नहीं, जैसे शुरू से जो पीढ़ियाँ मेरी ख़त्म हुई थी, उनको ये लोग भगाना चाहते, पर वो लोग गए नहीं, धीरे धीरे ख़त्म हो गए। तो मैंने भी यहीं रहने का मन बना लिया, क्योंकि कहीं और तो मेरा आसरा था नहीं, तो मैं यहीं रह रही थी छप्पर डाल के। तो ये लोग धमकी दिए कि मैं जला दूंगा, तब तो तुम भाग के जाओगी, रहने नहीं देंगे। तो मैंने ऐसे ही टाल के इन लोगों को बात करके मैं जाके सो गई। अपनी छोटी सी 4 साल की बच्ची है माही, और मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड सो रहे थे वहाँ पे। तो जैसे नींद मतलब लगी रही थी, जैसे घर जलने ठीक 10:30 बजे रात में मेरा घर जलने लगा। जब मैंने शोर शराबा हल्ला मचाया तो मौके पे पुलिस भी पहुंची, गांव वाले भी पहुंचे, घर बताने की कोशिश की, पर कुछ भी नहीं बचा, सब जल चुका था। मैंने केवल 2 चारपाई खटिया बचा पाया था और मेरी फैमिली वालों को बचा पाया, बाकी मैंने कुछ नहीं बचा पाया, कुछ भी नहीं। कपड़े, राशन जो कुछ सब जलकर कपड़ा, राशन, यहाँ तक कि मैं जॉब करती थी, 4000 रुपये लेकर आई थी टीना डलवाने के लिए, वो भी उसमें जल गया। पायल वाल मेरी थी, जो कुछ भी था कुछ बचा नहीं। राशन पानी से लेकर कुछ भी नहीं, कपड़े लत्ते तक नहीं बचे। मुझे बगल से मांग के गाँव की मदद से कपड़े मिले, तो हम लोग पहन रहे हैं। उसके बाद जब मैं पूछने गई, उसी दिन जिस दिन आग लगी उस दिन मैं जब पूछने गई, तो ये लोग पकड़ के मारे पीछे मुझे धमकी भी दिया गया कि मतलब किसी बड़े अफसर के पास गई,
या मुकदमा लिखवाने की कोशिश की या कुछ किया तो तुम्हारी बच्ची को, तुम्हारे ससुर को, तुम्हें, तुम्हारे पति को जान से मार के बोरे में भर के फेंक दिया जाएगा। फिर आपने जब शिकायती पत्र थाने पे दिया उसके बाद क्या हुआ? जब मैं डर गई थी एक पल के लिए तो मैं कुछ नहीं बोली। फिर होली के दिन ये लोग मुझे मारे पीटे। बबलू सिंह थे, शुभम सिंह थे, मुन्ना सिंह, काफी लोग घटना थे। के बाद दोबारा आपको मारे पीटे? हाँ, होली के दिन 14 मार्च को मुझे मारे पीटे, मेरे कपड़े फट गया था उस दिन भी। उसी हालत में मैं कोतवाली गई तो वहाँ पे कहा गया कि पत्र लिख के लाओ, मुकदमा लिखा जाएगा। और उन्हीं कपड़े फटे फटे लेकर मैंने पत्र लिखवाया, दिया। उसके बाद मैं मिसरौलिया चौकी गई, वहाँ पे भी मुझे समझा दिया गया, टी शर्ट उशर्ट मुझे पहना दिया गया, बोला गया मुकदमा लिखा जाएगा। फिर मुझे दिन रात दौड़ाते रहे, मेरा मुकदमा नहीं लिखे। आखिरी में मैं जब परेशान हो गई, छोटी सी बच्ची को खुले मैदान में छोड़ के आती थी, वो लोग बोले तुम कोर्ट कचहरी करो, तुम्हारी बच्ची को मार के फेंक देंगे। उसके बाद में किसी दिन 10 बजे रात में कोतवाली से मैं जाती, किसी दिन 11 बजे रात में जाती, पर मेरा मुकदमा नहीं लिखा गया। आखिरी में 21 मार्च को जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, ये लोग मुझे परेशान करते, विपक्षी वाले मारते पीटते, गाली गुप्तारी, दारू पी के आते, मेरे पति घर पर नहीं रहते, मजदूरी करने चले जाते थे, देर में आते थे, तो वो लोग मारने के जान से धमकी तो देते ही थे और इज्जत उतारने की भी बात करते थे। तो जब मेरा पहले छप्पर नहीं चला था तो इन लोगों का जब भी मन करता था मुँह उठा के चले आते थे। आधी रात को चला जबरदस्ती करते, जब मैं मना करती तो मेरे पति को मारते, देवर मिल जाते, देवर को मारते। तो आपने उस समय कोई शिकायत नहीं की? नहीं, क्योंकि ये लोग हमेशा ही धमकी देते थे और हम ठहरे गरीब लोग, पैसे कौड़ी तो रहते नहीं हैं हम लोगों के पास। हम लोग एक की रोटी बना के किसी तरह से खाते हैं, कमाते हैं। उससे भी इन लोगों ने कर दिया फुर्सत। घर भर जलने के बाद मारा पीटा, मैंने सब कुछ किया। 21 मार्च को तब मैंने क्या किया, कोतवाल साहब को कॉल किया कि अगर आप मेरा मुकदमा नहीं लिखेंगे तो अगर विपक्षी वालों के हाथों से मरना अच्छा, मैं खुद ही अपनी जान दूँ। तब उसने मेरा मुकदमा तो लिख दिया, लेकिन एक ऐसा लिखा जिस पे कोई धारा ना लग सके, कोई सुनवाई ना हो। हल्की धाराओं में मुकदमा लिख के मामले को रफा दफा कर दिया, ठंडे बस्ते में। जी हाँ, निपटा दिया किसी तरह से, मुझे घर भेज दिया गया। जब मैं FIR कॉपी लेने आई, उसके बाद जब कॉपी मुझे मिली तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ भैया, दूसरे से पढ़वाया तो मुझे पता चला कि उसमें अंट संट नाम लिखे गए हैं। नहीं तो अभी आज घटने के आज 1 माह पूरा हो चुका है, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है या क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे भी पक्षी वाले कह रहे हैं कि मैंने पैसा दे दिया है और सब कुछ मेरे अंडर में है, तुम कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। मुझे 10:76 पे जब कॉल आया, मुझे पता चला कि आपकी रिपोर्ट छानबीन की लगाई गई है। तो हमने कहा मैम लगाई गई है तो मुझे जानकारी दी जाए। तो उसमें ये पता चला कि जब जांच पड़ताल के द्वारा पे पहुँचे CO सर, तो वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था, जबकि घर जलने का, मारने पीटने का। अच्छा, ये रिपोर्ट लगाई गई है कि वहाँ से कोई घटना हुई ही नहीं? कोई हुई नहीं। ठीक है, मिसरौलिया चौकी वाले लगाएंगे सर। अब पैसे कितने लिए मुझे नहीं पता है, पर ये बात क्या लगता है आपको न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? कुल मिला के मुझे न्याय, ये लोग जब तक पैसा ये लोग देते रहेंगे मुझे न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ यही पता चलता है कि पैसे ले चुके हैं, मुझे घुमाते हैं, फिराते हैं। छोटी सी बच्ची मेरी धूप में बर्बाद हो रही है, रहने का मेरा अभी कहाँ रह रहे हो? ऐसी खुली मैदान में रह रही हूँ, इसी धूप में, चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, भीगते रहते हैं। एक बार बारिश भी हो चुकी है रात में। आप जिला अधिकारी महोदया के यहाँ गई थी, क्या हाँ, बताया सब गया? कहीं गई, वहाँ भी गई थी। तो वहाँ पे मुझे आसरा दिया गया, बताया गया कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा, आप परेशान मत हो, पर वहाँ से कुछ हुआ नहीं। क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि जिसने भी ये सब कुछ किया है उसको सज़ा दिलवाया जाए और मुझे रहने का इंतजाम किया जाए। मैं यही ये थी हमारे साथ सरिता गौतम, जिन्होंने अपने आप बीती 2 मार्च की बताई, उसके पहले की बताई। अब सबसे बड़ी सवाल ये उठता है कि न्यायपालिका कहाँ रहकर थम जाती है? क्या वाकई में आज जो स्थिति न्यायपालिका की है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में? जिस तरीके से पीड़िता ने बताया कि लगातार अभी भी धमका रहे हैं, इसके पहले भी छेड़खानी भी हो चुकी है, और जिस तरीके से मिशन शक्ति का सरकार दावा भी कर रही है, महिला मिशन शक्ति, महिला शक्ति, तमाम तरह के दावे कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसका दम निकालने में जिला प्रशासन क्यों लगा हुआ, ये अपने में एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। फिलहाल जिस तरीके से इन्होंने गंभीर आरोप जिला प्रशासन पर लगाए हैं कि वसादी चौकी प्रभारी पर, थाने प्रभारी पर लगाए हैं कि कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में जो है हमारा न्याय नहीं हो पाता, अगर आज हम भी फाइनेंशियली मजबूत होते तो कहीं ना कहीं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां थाना छपिया क्षेत्र के अंतर्गत SOG टीम की संयुक्त कार्रवाई में गौकशी के 2 अभियुक्तों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा, 315 बोर खोखा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, थाना छपिया पुलिस एवं SOG टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ के उपरांत पुलिस द्वारा आत्मरक्षा की गई जवाबी फायरिंग में 2 शातिर गौकश बदमाश नासिर और कलीम पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
इन दोनों बदमाशों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कल थाना छपिया क्षेत्र अंतर्गत मल्लीपुर गांव में एक गोकशी की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में थाना छपिया पर गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एक बदमाश को ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका था तथा ये दोनों उस प्रकरण में प्रकाश में आकर वांछित चल रहे थे, जिनके विरुद्ध ये मुठभेड़ में गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। इन दोनों बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचे, जिंदा व खोखा कारतूस पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। इन दोनों अभियुक्तों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। थाना छपिया एवं आसपास के थानों में इनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं। इन दोनों आरोपियों के विरुद्ध और इनके अन्य साथियों के विरुद्ध भविष्य में, ताकि ऐसी कार्रवाई दोबारा न कर सके, गैंगस्टर आदि की भी गंभीर और प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस प्रकरण के संबंध में थाना छपिया पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश के दरभंगा से है, जहां बिरौल प्रखंड में वज्रपात से चपेट में आने से अलग अलग गांव में 4 लोगों की मौत हो गई। घटना में घायल एक व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली मकान पर गिरी, जिससे घर की दीवार और छत का कुछ हिस्सा टूट गया। आज अलीनगर विधानसभा अंतर्गत अलीनगर प्रखंड के लीलपुर गांव में एक समीना खातून उम्र 56 साल, जिसकी वज्रपात गिरने से मौत हो गई, और उसी का बेटा मोहम्मद अकबर जिसका उम्र 26 साल, वो उसी में घायल हो गया, जिसका इलाज अभी डीएमसीएच में चल रहा है, खतरे से खाली है। आज सवेर में किसान कल गेहूं तैयार किए थे, जमाहर चौपाल नाम था उनका। आज सवेर में वो गए वही गेहूं और भूसा को समेटने के लिए, उसी वक्त अचानक मौसम खराब हुआ और बिजली चमका, और उसी में उनके ऊपर ठनका कहते हैं लोकल भाषा में, जो गिरा और उनकी मौत हो गई। प्रशासन पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था वहाँ पे? जी एकदम आधा घंटा के अंदर में मौसम खराब रहने के बाद भी थाना और सीओ साहब वहाँ पहुंचे और औपचारिकता जो है पूरी करके और राहत देने का सारा कार्य फाइनल। आपका नाम? दिलीप कुमार चौधरी। अगली खबर कर्नाटक के हुबली से है, जहां बेकरी मालिक का अपहरण करने और पैसे मांगने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए हुबली धारवाड़ पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार ने कहा कि हुबली में एक बेकरी मालिक का अपहरण करने वाले और पैसे की मांग करने वाले अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच की जा रही है। ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಂಟಿಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಸರ್ಹದ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಯಲ್ಲಾಪುರ ಓಣಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಧು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಅವನು ಒಂದು ಬೇಕರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಬೇಕರಿ ನಡೆಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಅವನದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಆ ಹುಡುಗ ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ಎದುರಂಬದ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಪಹರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಅವನ ಹತ್ರ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೃಷ್ಣ ಇಂದರ್ಗಿ ಅಂತ, ಇವನಿಗೆ 31 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಲವು ಕೇಸ್ಗಳಿದ್ದು, ಒಂದ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಶೀಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥವನು, ಸುನಿಲ್ ಕನ್ನೇಶ್ವರ್ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಇಂದರ್ಗಿ, ಒಟ್ಟು ಈ 4 ಜನರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿದೇನಾದ್ರೂ ಪಾತ್ರ ಇದೆಯಾ, ಅವಳೇನಾದ್ರೂ ಇವರಿಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಲ ಇಸ್ಕೊಂಡಾಗ ರಿಕವರಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ತರದ್ದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ನಡೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹಣ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಹಣ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಹಣ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, ಏನ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಆತರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಣ ಕಳ್ಕೊಳೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ
ಮುಂದೇನಾದ್ರೂ ಅಪಾಯ ಆಗುವಂತದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಬಚಾವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈ ತರ ಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲೇ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಹುಡುಗಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕರಿ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಹೋಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಪಾತ್ರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತನಿಖೆ ಬಂತು. ಆ ಪ್ರಕಾರ कृष्णा कुमार, सुनील मते सतीश और 4 जन। अगली खबर पटना से है, जहां तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने एक बयान देते हुए कहा कि जनता ने उनकी राजनीति के पन्नों को फाड़ फाड़ कर फेंक दिया है। अब कोई आधार नहीं बचा है जिस पर तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति कर सके। वक्फ संशोधन बिल देश की संसद द्वारा पास किया गया है, उसे लागू होने से रोकने की किसी की औकात नहीं है। जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से देशद्रोहियों पर कड़ी नजर रखी गई है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इस देश से आतंकवाद लगभग सफाया की ओर है। और जो भी देशद्रोही है, जो इस भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहा है, इन 14 वर्षों में उन पर कड़ी कार्रवाई हुई है और कोई देशद्रोही अब बचने वाला नहीं। ममता बनर्जी ने कहा है कि लागू नहीं होगा, बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। हमारी सरकार बनेगी तो वक्त को फाड़ के फेंक देंगे, लागू नहीं होने देंगे। जनता उनके राजनीति के पन्नों को फाड़ फाड़ कर चिथरा कर फेंक दी है। अब कोई आधार नहीं बचा है तेजस्वी जी को जिस पर खड़ा होकर बिहार की राजनीति कर सके। उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। वक्फ बिल कानून यह देश के पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है। किसी की औकात नहीं है कि उसको लागू होने से रोक सके। बंगाल में हिंसा भी हुई है, बंगाल में सर जलाया गया है गाड़ियों को। हाँ बिल्कुल लेकर के। हाँ, देखिए वैसे लोग जो वक्फ बिल में किए गए या लाए गए कानून को समझ नहीं पा रहे हैं और वैसे लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, वैसे लोग के बहकावे में आकर लोग इस प्रकार का उपद्रव कर रहे हैं। वक्फ विधेयक जब पार्लियामेंट में आया था तो माननीय गृह मंत्री जी ने एक एक पहलुओं पर विस्तार पूर्वक देश को और माननीय सदन को बताया था। उसमें स्पष्ट रूप से यह है कि यह बिल किसी भी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, गरीब मुसलमानों के हक के लिए है, उनके कल्याण के लिए है। जो पहले कुछ लोगों की संपत्ति बनकर रह गई थी, जिसका दुरुपयोग करके या अपने हित में करके वैसे मुट्ठी भर लोग जो वक्फ बोर्ड पर काबिज होकर इस प्रकार से लूट रहे थे, उसके खिलाफ का कानून है। यह गरीब मुसलमानों के हित का कानून है। इसलिए आज इस देश का कोई गरीब मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहा है। खुद ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है सर। खुद को ना जनता बनाती है ना मुख्यमंत्री। जनता जब नकार चुकी है तो मुख्यमंत्री कहां से बनेंगे। वह मुंगेरी लाल के हसीन से अपने बिहार में एक तो बड़ा अपने यहाँ प्रचलित कहावत है, वही उनके हसीन से अपने देख रहे कुछ होने वाला नहीं, उनका खटिया खड़ा हो गया। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में आज कन्हैया कुमार पटना में जो है यात्रा करेंगे। आप इतिहास उठाकर देखिए, 15 वर्षों के लालू राबड़ी जी की सरकार में पलायन हुआ था, गुंडा राज, जंगल राज स्थापित हुआ था, उद्योग धंधे भी यहां से चले गए।
और लोग अपने जान को बचाने के लिए यहां से पलायन कर गए। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई थी कि रोजगार के लिए यहां से लोग पलायन कर गए। लेकिन अब जब से एनडीए की सरकार बनी है और जिस प्रकार से यहां विकास को गति मिली है और यहां अब रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, तो पलायन अब रुका है। लेकिन पहले से जो पलायन करने के दोषी लोग हैं, जो तेजस्वी जी आज कह रहे हैं, उनके माताजी और पिताजी के द्वारा 15 वर्षों में जो करतूतें इस बिहार की जमीन पर उतारी गई थी, उसका परिणाम पलायन था। पलायन रुका है। अगली खबर दिल्ली से है, जहां रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रचार विभाग के कार्यकारी निर्देशक दिलीप कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना के उद्घाटन पर कहा, कश्मीर तक ट्रेन चले, यह हर भारतीय का सपना रहा है। कश्मीर तक ट्रेन चले, यह सपना हर भारतीय का रहा है और इसके लिए हम लोगों ने लंबी तैयारी की है। इसके बाद अब यह जो खंड है 272 किलोमीटर का यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट, यह बन करके तैयार हो गया है और इस खंड में कई विशेषताएं हैं और इसी महीने से इस खंड पर रेलगाड़ियों के परिचालन की योजना बनाई गई है। ज्योग्राफिकली आप देखें तो ये काफ़ी टफ टेरेन रहा है, भौगोलिक दृष्टि से बहुत मुश्किल है, क्योंकि हिमालय जो है वह न्यू माउंटेन्स है। न्यू माउंटेन्स में किसी प्रकार का सुरंग बनाना या ब्रिज बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है। तो लेकिन हमारी इंजीनियरिंग ने नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हुए, नए विजन के साथ काम करते हुए इस कार्य को संपादित किया है। ये जो सेक्शन है पूरा 272 किलोमीटर का, इसमें से 119 किलोमीटर जो है टनल है। टनल की कुल संख्या की बात की जाए तो 38 टनल्स हैं, जबकि 927 पुल इस खंड पर हैं। ये जो 927 पुल हैं, इनकी कुल लंबाई करीब 13 किलोमीटर है। जो टनल हैं उसमें से सबसे लंबा टनल जो है T49, वो 12.75 किलोमीटर का लंबा है, यानी कि उस टनल को पार करने में 8 से 10 मिनट का समय लगेगा और लगातार लोग 12 से 13 किलोमीटर की जो दूरी है वह सुरंग से होकर करके गुजरेंगे। तो अपने आप में एक नया अनुभव यात्रियों को मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा टनल से अभी तक भारत में कोई रेलवे लाइन नहीं गुजरती है। जो कुछ दूसरे अच्छे फीचर्स इस पुल से, इस पूरे खंड पर हैं, उसमें एक चेनाब नदी पर बना हुआ पुल भी है, जो कि आपके एफिल टावर से भी ऊंचा है। एफिल टावर से एक्चुअली ये 35 मीटर ऊंचा पुल है, जो कि बनकर के तैयार हो गया है। 1315 मीटर लंबा ये पुल है, जिसका जो मेन एरिया है वो 467 मीटर का है। तो इससे गुजरना भी एक ऐतिहासिक अनुभव होगा। इसकी ऊंचाई जो है 359 मीटर है, जो कि कुतुब मीनार से यदि तुलना करें तो कुतुब मीनार से 5 गुना से भी ज़्यादा ऊंचा पुल है चेनाब पुल। तो ये ट्रेन वहाँ से गुजरेगी। अंजी खट ब्रिज भी है, जो कि एक केबल स्टेट ब्रिज है और वह भी करीब 400 मीटर से ज़्यादा लंबा है। तो जम्मू से बारामूला तक का ये जो पूरा एरिया है, जिसमें कि 326 किलोमीटर से है, लेकिन यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट जो है वो 272 किलोमीटर है। तो ये पूरा एरिया धार्मिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से और सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर की कनेक्टिविटी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस पूरे प्रोजेक्ट को देश को डेडिकेट करने वाले हैं और इससे न सिर्फ कश्मीर के लोगों को बल्कि जम्मू के लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा और सारे देश के लोगों को फ़ायदा होगा। जो लोग कश्मीर का भ्रमण करना चाहते हैं एज ए टूरिस्ट, धरती के जन्नत की सैर करना चाहते हैं, वो अब रेल मार्ग से वहाँ पर जा सकेंगे और यह अपने आप में बहुत ही खुशी की बात है, बहुत सेटिस्फेक्शन की बात है। कोई टेंटेटिव तिथि निर्धारित की गई? जी, हमारी तैयारी है और अभी जो प्लानिंग है उसके हिसाब से 19 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी इस पूरी परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सर, अगर हम एक रेलवे की तरफ से अगर आकलन किया गया हो कि कितना फुटफॉल हो सकता है, अगर जो खंड है जुड़ जाता है, तो कितना फुटफॉल बढ़ने की संभावना है रेलवे के द्वारा? देखिए, अभी जो योजना है, अभी हम लोग कश्मीर घाटी में करीब 25 गाड़ियां चला रहे हैं और उन गाड़ियों से काफ़ी लाभ मिला। सांगलदान तक हम लोग गाड़ियों का परिचालन भी कर रहे हैं बारामूला से और उसमें सारी गाड़ियां हमारी फुल जा रही है। तो इसमें भी हमारी पूरी उम्मीद है कि जो ट्रेनें हम लोगों द्वारा परिचालित की जाएगी उसका लाभ देशवासी उठाएंगे और जो अभी से ही जिस प्रकार का इंटरेस्ट लोग दिखा रहे हैं उससे हमें यकीन है कि जितनी भी गाड़ियाँ जाएंगी वो 100% कैपेसिटी के साथ चलेगी। जो इनॉग्रल डे होगा उसके लिए क्या प्लानिंग है, किस तरह से ट्रेन चलाई जाएगी उस दिन?
परियोजना के प्रारंभ की तिथि में हम लोगों ने 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन की योजना बनाई है। एक वंदे भारत ट्रेन श्रीनगर से चलेगी और दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वह कटरा से श्रीनगर के लिए चलेगी। तो इन दोनों गाड़ियों का परिचालन पहले दिन होगा और उसके बाद इस रेलखंड को आम यात्रियों के लिए, कमर्शियल सर्विसेज के लिए खोला जाएगा। जो चूंकि ये जो रेलखंड है पूरे देश से ये जब नेटवर्क जुड़ जाएगा, एक सवाल उठता है, चूंकि जैसा आपने बताया कि वहाँ का जो भौगोलिक परिस्थिति है वो थोड़ी अलग है, बर्फबारी भी होती है, हमने देखा है ट्रैक पर बर्फ गिरते हुए देखा है, तो कुछ स्पेशल डिजाइन किया गया जो ट्रेनें कश्मीर तक जाएंगी देश के अलग अलग हिस्सों से, उनके लिए कुछ अलग डिजाइनिंग की गई है। वंदे भारत अपने आप में एक एडवांस टेक्निक से युक्त गाड़ी है और इसमें कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं, लेकिन जो कश्मीर के लिए 2 रेक हम लोगों ने बनाया है उसमें अतिरिक्त सेफ्टी फीचर्स और पैसेंजर एमिनिटीज़ के भी अतिरिक्त आइटम्स जो हैं वो जोड़े गए हैं। जो सेफ्टी फीचर जोड़े गए हैं, एक तो उसका डायनेमिक ब्रेकिंग सिस्टम है जिसको और स्ट्रॉन्ग किया गया है, यानी कि ट्रैक पर यदि पत्थर पड़ा हुआ हो तब भी जो उसका ब्रेकिंग सिस्टम है वो काम करता रहेगा, इसकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो ग्लासेस यूज़ किए गए हैं कश्मीर वाले वंदे भारत एक्सप्रेस में, वह सामान्य वंदे भारत एक्सप्रेस की तुलना में 3 से 4 गुना ज़्यादा मजबूत है। जब बर्फबारी भी होगी, तेज़ बर्फबारी होगी, उस कंडीशन में भी जो ड्राइवर के कैब का या लोको पायलट के जो कैब का जो ग्लास है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह से जो पैसेंजर एरिया में हम लोगों ने बड़े बड़े ग्लासेस लगाए हैं ताकि यात्री जो है बर्फबारी के समय या आम दिनों में भी कश्मीर और कश्मीर की जो वादियों का नज़ारा अच्छी तरीके से ले सकें, बर्फबारी का भी आनंद ले सकें और जो वहाँ की ब्यूटी है उसको भी अपने हृदय में समाहित कर सकें। सर, एक आगे पूरा रूट शुरू हो जाएगा तो एक चुनौती रेलवे के सामने हमेशा रहेगी कि इस रेल नेटवर्क को पूरी तरह से सुरक्षित रखना, पूरा सुरक्षा देना, जो वहाँ पर चैलेंजेस हैं उनसे निपटना, उसके लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, कश्मीर या जम्मू या पूरे देश में जो हमारा रेलवे नेटवर्क है उसमें राजकीय रेल पुलिस और रेल सुरक्षा बल आपसी समन्वय के साथ काम करती है और यही स्ट्रेटजी जो है वो कश्मीर के लिए भी होगी। जितनी भी सुरक्षा से जुड़ी हुई एजेंसियां हैं वो सब आपस में कोऑर्डिनेट कर करके एक दूसरे के संपर्क में रहते हुए रेलगाड़ियों की सुरक्षा में लगी रहेंगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।